और बी वेक्टर क्या था? ओके ये कोई दो वेक्टर दिए थे हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर। फर्स्ट चीज़ क्या कैलकुलेट करनी थी हमको? ए कैप बी कैप। तो किसी भी वेक्टर का कैप निकालने का मैंने क्या मेथड बताया आपको? किसी का भी कैप कैसे निकलेगा? उस वेक्टर को, वेरी गुड, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए कैप मिल जाएगा, सिंपल। तो हम इस ए का कैप निकालते हैं। पहले ए कैप, सबसे पहले ये वेक्टर खुद लिखना है यहाँ पे, कितना? 2 आई कैप प्लस अपॉन इस वेक्टर का क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मेथड बताया आपको? अंडर रूट आई के आगे जो लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे के आगे जो लिखा है 9। तो ये कितना बन गया? ओके, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन अंडर रूट 13, ये हमें क्या मिल गया? ए कैप। सिमिलरली बी कैप, बी का कैप, तो बी कैप फिर से वही करो, क्या पूरा वेक्टर लिख लो यहाँ पे और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट इस -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम -2 आई कैप -3 जे कैप अपॉन अंडर रूट 13। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट ये दिया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आर दे अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट होने की कंडीशन क्या है बेटा? अपोजिट होने की कंडीशन है ये, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए सॉरी, और डायरेक्शन, या फिर कहो ए और -b इक्वल आने चाहिए, तब हम कह देंगे ये क्या वेक्टर है? अपोजिट। अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? इक्वल। अगर ऐसा आ जाए तो क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। ओके, तो चेक करते हैं ए वेक्टर कितना है हमारा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस बी कितना है? -2 आई कैप -3 जे कैप, है ना? तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, ये माइनस जब अंदर इंटू करेंगे प्लस 3, तो दोनों इक्वल आ गए। या तो ऐसे कर लो इस प्रॉब्लम को, या फिर क्या करो, इसे हटा दूं? हटाना नहीं है इसको। ओके, एक तरीका तो ये है इसको करने का, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इससे सही तरीका बताता हूँ दूसरा। आप क्या कर सकते हो? ए वेक्टर, व्हाट इज द ए वेक्टर? ए वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? -2 आई कैप -3 जे कैप, एंड -2 आई कैप एंड -3 जे कैप इज बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एंड दिस इज, तो ये अपोजिट की ऐसे कर लो, या तो इसको, ये वाला मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है? इससे बढ़िया ये करना है। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? ओके, हमें बोला था यूनिट वेक्टर निकालो जी, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉट ए नॉट बी, ए माइनस बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? सॉरी, क्या हो गया? इसका क्या मेथड बताया आपको, बताओ। सबसे पहले क्या करना था हमें? a माइनस बी को निकालना है कितना? सपोज ये r है, कितना है? a माइनस बी एक्चुअली में क्या है हमारा? r। पहले कुछ मान लो इसको। ओके, तो कितना आएगा r? a माइनस बी। कैसे घटाना था दोनों को, क्या बताया था आपको बेटा? आई कैप से आई कैप ही घटेगा और जे कैप से, और दूसरे से किसी को कोई घटाना नहीं है। तो 2 आई कैप माइनस -2 आई कैप, तब माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 आई कैप। देन 3 जे कैप -3 जे कैप, फिर से माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया a माइनस बी, r जिसको मान लिया। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं? कैसे करें? यूनिट वेक्टर जो हमें चाहिए क्या आएगा वो बताओ?
ये वेक्टर पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला लिखा है, ये पूरा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, a माइनस बी वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर भी किसकी डायरेक्शन में निकालना है, a माइनस बी। तो दिस इज आवर a माइनस बी वेक्टर, 4i कैप प्लस 6j कैप। यहाँ रख दिया a माइनस बी वैक्टर, अपॉन में क्या रखेंगे, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ रखेंगे a माइनस बी वैक्टर, यहाँ रखेंगे a माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का यूनिट वेक्टर जो हमें चाहिए थर्ड क्वेश्चन में। तो a माइनस बी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, a माइनस बी वैक्टर अपॉन a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, एंड दिस विल बिकम ओके 2√3 और 54। हम क्या लिखें इसको, रूट 54 52। ओके रहने दो इतना, कोई बात नहीं, वैसे और सॉल्व कर सकते हैं बट इतना ही। और व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, ओके लेट्स ड्रॉ इट। ए प्लस बी को, ए माइनस बी को ड्रॉ करना है। ओके लेट्स ड्रॉ इट। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। पॉइंट ले लो, देखो एक्स में कितने चाहिए हमें, 4, तो 5 तक ले लो। वाई में कितने चाहिए, 6, तो 8 तक ले लो, है ना, 7 तक ले लो। तो 1 2 3 4 और दिस इज 5। यहाँ 0 ले लो, यहाँ 6 चाहिए ना, तो क्या कर लो, 1 2 3 4 5, जगह नहीं बची, चलो 6 तक ही ले लेता हूँ। अच्छा पहले आप इसको लिख लो, मैं इसको मिटा के तब इसे ड्रॉ करता हूँ। वैसे ये लिख लिया होगा, आप करके आए होंगे, जिसने नहीं किया है वो कर लो बेटा जल्दी से। अच्छा इसे ड्रॉ करना था, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। तो बताओ भाई क्या करें, कैसे ड्रॉ करें, तो बहुत सिंपल है। 4 आई कैप में, आई कैप किस, आई कैप एक्स एक्स, तो मतलब 1 2 3 4, और ये जे कैप किस में है, 6 में। तो वाई में चलना है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 4 और 6 ये रहा, ये दिस इज अवर 4 आई कैप प्लस, बस इतना ही क्वेश्चन दिया था। हाँ जी, हाँ अच्छा, हाँ कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, आंसर तो वही आ रहा है ना, अभी भी जो हमारा आया है आपका भी तो वही है। नहीं कैलकुलेशन, यूनिट वेक्टर तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, मैंने तो पूरा वेक्टर ही ड्रॉ कर दिया। हाँ बट बोथ आर सेम, क्योंकि √3 को जब आप अपॉन में लोगे, मतलब जो अगर ऐसे डिवाइड होती है ना, जब नंबर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। मतलब ऐसे समझो, जितना 4/2√3 आएगा उतना ही 2/√13 ये आएगा, मतलब वैल्यू अनचेंज्ड रहती है डिवाइड करने से नंबर को। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर आप लिखते हो 10/8 या आप लिखते हो 5/4, दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। तो अभी भी वही, आपने कैलकुलेशन की है, जो कॉमन टर्म थी उसे कट कर दिया, यहाँ पे 2 कॉमन है उसे कट कर दिया, बट आंसर अनचेंज्ड रहेगा उससे। दोनों को डिवाइड करके आएगा उतना ही जितना आ रहा है, ठीक है। तो आपका यूनिट वेक्टर भले ही वो आप डिवाइड कर रहे हो, बट आंसर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दोनों को ड्रॉ करोगे तो सेम डायग्राम बनेगा, करके देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस दूंगा मैं। असाइनमेंट बन रहा है आपको, कल या परसों तक असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ड्रॉ करने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे कर दिया सबने, ड्रॉ कर दिया ना उसको, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें अभी, और इसमें आप हेडिंग डालो या नोट करके लिखो, 1-2 पॉइंट्स लिख लो वेक्टर के बारे में, नोट करके 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 4 पॉइंट बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। क्या बता रहा हूँ सुने, जब भी किसी वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर को ऐड करेंगे
तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। चाहे सब्ट्रैक्ट करो तभी भी वेक्टर से वेक्टर को घटाओगे तो रिजल्ट भी ओके। अब आप बोलोगे सर ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों की वैल्यू 2i है और माइनस हो रहे हैं, तो आंसर तो 0 आएगा। तो 0 को क्या बोलो फिर आप, तब आप उसे बोलोगे 0 वेक्टर। क्या बोलोगे, 0 वेक्टर भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। नल वेक्टर भी उसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं। तो अगर दो वेक्टर को घटा के 0 आ रहा है तो आप उसे 0 नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे, 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को घटा के क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही, ठीक है। वैसे होगा नहीं कभी ऐसा, कभी कभी होगा बस। दूसरा, कभी भी किसी वेक्टर में आप ऐड करोगे किसी स्केलर को, किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। स्केलर कुछ भी हो सकता है, 1 2 कोई नंबर हो सकता है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी, कभी भी दो वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी ना ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट। वेक्टर में वेक्टर ही जुड़ सकता है, वेक्टर ही सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अगर कभी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से इनटू कर दो, ये स्केलर है और ये क्या है, तो जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा बेटा, ओके। वेक्टर में स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कभी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर दो तो भी रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ये पॉइंट्स लिख लो आप कि वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होंगे, वेक्टर में कभी स्केलर ऐड नहीं हो सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते। वेक्टर को स्केलर से इनटू करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, और वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें वेक्टर ही मिलेगा। कोसाइन पता है आपको क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। पहली बात तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, एनालिटिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब करना अल्टीमेटली हमें क्या है, वेक्टर का एडिशन। लेकिन ये कोई नया मेथड है। देखो वेक्टर एडिशन के हम कितने मेथड देख चुके हैं। सबसे पहले हमने लॉ ही पढ़ा था वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। उसके बाद हमने वेक्टर को ऐड किया था आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। अब हम ऐड करने का नया तरीका दिखा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है, 99% प्रॉब्लम में वेक्टर को ऐड ही करना पड़ता है, ठीक है। वेक्टर्स मोस्टली ऐड होते हैं, इसलिए एडिशन के बहुत सारे लॉ बनाए गए। डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में कौन सा लॉ लगाए, ठीक है। तो ये लॉ कब यूज़ करना है वो सुन लो पहली बात तो, कि इसका इस्तेमाल कब करना है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब दो वेक्टर्स दिए हों। सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर्स दिए हों, दोनों के यहाँ पे नोट करके लिखवा दूँ बेटा क्या मैं, कि इसका यूज़ कब करना है। इसका यूज़ करना है जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन हो और दोनों के बीच एंगल गिवन हो। जब ये दो चीज़ अगर गिवन होगी हमें, तब हम इस लॉ का यूज़ करेंगे। इस लॉ का इस्तेमाल हम सिर्फ कब कर सकते हैं, जब दोनों वेक्टर जिनको जोड़ना है उनके मैग्नीट्यूड आपको पता हो और दोनों के बीच का एंगल आपको पता हो, तब ही इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसे नोट करके साइड में लिख के रखना कि कब इस लॉ का यूज़ करना है। क्लियर है सबको? क्लियर है, ओके। तो हमें ए वेक्टर की जो लेंथ है वो ही क्या है, ए का मैग्नीट्यूड। लिख दूं क्या यहाँ पे, ये लेंथ कितनी है, ए। ये हटा देता हूँ यहाँ से। इसकी लेंथ कितनी होगी, उसको बोलेंगे बी वेक्टर का मॉड, यानी कि बी। और इन दोनों के बीच एंगल सपोज वो थीटा है। जब ये दो चीज़ गिवन होंगी, क्या क्या, दोनों के मैग्नीट्यूड
और दोनों के बीच का एंगल, तब इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये आएगा ही बार बार प्रॉब्लम्स में, ये बार बार आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे फिलहाल आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। क्या करें, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें यहाँ पे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें यहाँ पे। दिस इज अवर, इन दोनों को जो ऐड करके आएगा a प्लस, इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर बोल दूं क्या? r का मतलब ऋषभ नहीं है, r का मतलब क्या है? रिजल्टेंट। ओके बच्चे बार बार, पता है पिछली बार क्या बोल रहे थे कि सर आप r इसलिए लिखवाते हो क्योंकि आपका नाम आ रहा है। मैंने कहा भाई उल्लू, वो मेरा नाम नहीं है r, वो r मतलब रिजल्टेंट है। वो कह रहे सर आप अपना नाम लिखते हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये रिजल्टेंट है r। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, यानी कि r। भाई हमें क्या करना है, दो वेक्टर को क्या करना है? ऐड। अभी हमने क्या बोला, वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही तो मिलेगा। मतलब a प्लस बी को जोड़ के कितना आया और किस तरफ आया ये बताना है। तो a प्लस बी को जोड़ के मैंने बोला r आएगा, तो r कितना आया, मतलब r की वैल्यू क्या है और r की डायरेक्शन क्या है ये बतानी है। क्लियर है ना सबको? भाई हमें a प्लस बी निकालना है ना। a प्लस बी कैसे निकालेंगे हम? a और b को जोड़ के जो आएगा वो कितना है और किस तरफ है, यही तो a प्लस बी को जोड़ के कितना आया और किस तरफ आया ये बताना है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोसाइन लॉ हमें बताता है कितना आया। इसके बाद पढ़ेंगे हम साइन लॉ, वो हमें क्या बताएगा, किस तरफ आया। साइन लॉ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, मैं साइन लॉ का इस्तेमाल बहुत कम करूँगा। साइन लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे। मोस्टली हम वैल्यू निकालने को बोलते हैं और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कोसाइन का। इसीलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले कोसाइन लॉ का इस्तेमाल कब करना है, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो। और ये कब कर सकते हैं हम, जब हमें मैग्नीट्यूड गिवन हो दोनों के और दोनों के बीच का एंगल गिवन हो। अगर ये दो चीज़ हमें गिवन है तब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि a प्लस बी को जोड़ के कितना आएगा। क्लियर है? अब देखो हमें ये इसकी लेंथ ही तो निकालनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। गाइस एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ये तो इमेजिनरी लाइन है इसलिए मैंने डैश डैश करके ड्रॉ की है। अच्छा खुद बताओ ये वेक्टर कितना है? ठीक है, तो आप लिखते रहे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई ये वेक्टर एडिशन का नया लॉ है ना, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। इसका यूज़ तब करना है जब मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो। और फॉर्मूला क्या है बस ये याद रखना आप लास्ट में, क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो साइन लॉ में क्या करना है हमें, पहली बात तो जैसा कि अभी मैंने बताया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, कि मैग्नीट्यूड बताने के लिए तो किस लॉ का यूज़ करना था, कोसाइन। अब जोड़ के जो आया है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, साइन लॉ। तो साइन लॉ का काम है डायरेक्शन बताना। ठीक है, हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में। तो याद रखना, डायरेक्शन बताने के लिए हम हमेशा एंगल का यूज़ करेंगे कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है, जेड एक्सिस से कितने एंगल पे, ऐसे इस फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में डायरेक्शन को डिक्टेट करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे लेफ्ट है या राइट है या ऊपर है या डाउन साइड है, अप साइड है, ऐसे वर्ड नहीं। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ऊपर है, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री नीचे है, वर्टिकल से कितना डिग्री लेफ्ट है, वर्टिकल से कितना डिग्री राइट है, ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल मैं इस बी को ले रहा हूँ रेफरेंस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और मान लिया मैंने रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे है, अल्फा डिग्री पे। कितने डिग्री पे? तो मुझे अल्फा एंगल बताना है कितना होगा। तो मैंने क्या मान लिया है कि रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने डिग्री ऊपर है, अल्फा डिग्री अपवर्ड है। अब इस अल्फा की वैल्यू निकाल के लास्ट में मैं आंसर लिख दूंगा। सपोज अल्फा 30 आ गया तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इज 30 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे लिख देंगे। या फिर मान लो वर्टिकल से 60, इस डायरेक्शन से 60 डिग्री निकाल दिया तो हम क्या आंसर लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज एट 60 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन का आंसर हमेशा एंगल की फॉर्म में करना है। फिलहाल ये अल्फा निकालना है हमें। तो बेटा ये राइट एंगल से बताओ tan अल्फा कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर, दिस इज अवर परपेंडिकुलर। ओके, डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दूं या पी क्यों लिखूं? ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस दिस इज अवर साइन लॉ। क्यों साइन लॉ बोला इसको? क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, देखो, सॉरी, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है ऊपर, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, साइन लॉ। बट ये कुछ इतना स्पेशल नहीं है क्योंकि इसके बिना भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ये फॉर्मूला याद मत करना, आप बुक में चेक कर लो, आंसर यही है। साइन लॉ इसी को बोल रहा है, वो देख लो, लिखा है, यही लिखा है। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमको, है ना, ज़्यादा करना यही है जो यहाँ किया है, पर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना क्योंकि ये याद नहीं रखना मैं। आप इसे याद करोगे तो गलती करोगे। वहाँ ए भी अलग होगा, आई थिंक उसने इसको ए माना होगा तो उसका आ रहा होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी हमने अलग माने तो हमारा अलग आया उसके हिसाब से, इसलिए ही कह रहा हूँ उसे याद नहीं करना हमको। ठीक है, हमने जिसको ए बोला है उसने बी बोला है, उसको जिसने ए बोला है हमने बी बोला है, तो उसका ए हमारा बी है, तो मैच कर लो, आंसर सेम आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज अवर साइन लॉ। वैसे इसको याद मत करना, तो बस दिया था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना भी हमने सीख लिया। अब मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखते हैं, बट डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, तो एक ही चीज़ बची, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, तो आपने हेडिंग डाल दी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें फर्स्ट हेडिंग डालो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और अगला नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख लो, वैसे ये ज़्यादा सही रहेगा, प्रोडक्ट वर्ड लिख लो आप। हाँ जी, नहीं नहीं, ये डॉट ही एक्चुअली में डॉट है, ये रहा। ठीक है, ये वर्ड डॉट, डॉट के आगे डॉट लगाएंगे तो डॉट डॉट हो जाएगा ना, इसलिए। ओके, डॉट प्रोडक्ट। उधर छुट्टी हो गई क्या? चलो कोई नहीं, इसको कल देख लेंगे, बट सुन लो कि करना क्या है इसमें। क्या बोला हमने, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। सुन लो हम कल क्या करने वाले हैं, ठीक है, टाइम हो गया तो सुन लो। दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ेंगे बेटा हम, एक तो पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और एक क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डॉट बोल दिया है तो इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके
जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वेक्टर, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर भी मिल सकता है, वेक्टर भी, ओ स्केलर भी। तो अगर स्केलर मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं फिर इसको कल देखते हैं, अब क्योंकि टाइम हो गया, आप बता रहे हैं तो।